तो हमने पिछले कक्षा में रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट लेसन में केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमने 5 रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन और विस्थापन। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और तीसरा पढ़ा था अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो चलते हैं। तो देखिए, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण का मतलब होता है कि जब एक अम्ल और एक क्षार, तो जब एक अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया जाएगा तो लवण तथा जल का निर्माण कराया होगा, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मैं लैंग्वेज थोड़ा पढ़ देता हूँ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में एक अम्ल और दूसरा क्या होता है? क्षार होता है, जो परस्पर जुड़कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे HCOCl2 से भी क्रिया किया, तो यहाँ पे लवण तथा जल का निर्माण किया। फिर यहाँ पे NOH और ये H2SO4 अभिक्रिया किया, तो Na2SO4 प्लस H2SO4 का निर्माण किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ, प्लस में यहाँ पे जल भी निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से भी क्रिया करेगा। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो यहाँ पे ये क्षार है और ये क्या है? अम्ल है। तो अभी क्रिया किया तो लवण तथा जल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीकरण की गणना, तो देखिए यहाँ पे दरअसल तत्वों की संख्या 118 है। कितने हैं? 118। लेकिन 114 जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उन तत्वों के बारे में मालूम है कि इन तत्वों का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो फिलहाल उनमें से ये जैसे कि उनमें से कितने भागों आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। और समूह जिसको ग्रुप बोलते हैं, तो समूह की संख्या कितनी होती है? 18। तो जिसमें से हम लोग 8 जो ग्रुप है, तो 8 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो उसका एक छोटा सा क्या है? ट्रिक है। जैसे ग्रुप ए, तो ग्रुप ए के ग्रुप क्या होते हैं? हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरा ग्रुप 2A ग्रुप, तो 2A ग्रुप बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। फिर तीसरा ग्रुप 3, तो बाल गए इंडिया थाईलैंड। अगला 4A ग्रुप, कहे शिवजी सुनो प्रभु। फिर 5A ग्रुप, नाना पापा असलम सब बीमार। अगला 6A ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और 7A ग्रुप, फूफा कल ब्रेड आटा इमली लाए। और ग्रुप 8 जो है, हिनी ईयर का 0 पे रन आउट। तो ये जब मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो मैं इस सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि इनका संयोजकता कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से आवर्त में आते हैं, और इनकी वैलेंसी क्या होती है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये थोड़ा थोड़ा जानना है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। फिर देखिए आते हैं यहाँ पे, देखिए Na का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जब Na पे प्लस होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1 होता है। क्यों? अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या -1 क्यों? देखिए यहाँ पे Na, तो Na का होता है परमाणु संख्या 11, जिसका कितना होता है? 281। 281 का जो मतलब 1 है, तो कोई भी तत्व अपने बाहरी अंतिम कक्षा को इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? धातु त्याग करके सेटिस्फाई होना चाहता है, तो जिस कारण से ये त्यागने की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन है, तो देखिए Cl, जब Cl पे कुछ नहीं हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम, ये जो सोडियम है अभी ऐसी है, नॉर्मल है, ये उदासीन है। लेकिन जैसे इस पर +1 लग गया तो ये धनात्मक हो गया। तो धनात्मक हो गया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वो कमी आएगी। कमी क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। 281 की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन है त्याग करता है। जब त्याग करता है तो माइनस, ठीक, और जब लेता है तो प्लस। तो यहाँ पे जैसे कि Cl, तो Cl देखिए Cl, तो परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो कितना होता है? 2 8 कितना? 7। तो ये अब 7 है, तो किसी भी बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पूरा होने के लिए कितना लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब लेगा तो क्या होगा? प्लस। क्या रहेगा? प्लस। जैसे कि Na सोडियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। जैसे हमने
अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर आ गया, जैसे कि एक फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो हम अपने मन से क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। जैसे कि देखिए H2SO4 बराबर कितना 0, तो H2 का कितना होता है 1, तो 1 गुने कितना 2, सल्फर का पूछ रहा है तो हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -2 गुने कितना 4 बराबर कितना 0, तो यहाँ से गुना कराएंगे तो 2, यहाँ से x माइनस कितना 8 बराबर कितना 0, तो x माइनस कितना 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना 6, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण से कितना आ गया 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, छोटा छोटा पॉइंट है, ऑक्सीजन के साथ जोड़ना, ऋणात्मक से जुड़ना। ठीक है, अब ऋणात्मक के साथ जुड़ना, फिर बोल रहा है कि हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। जैसे कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ वियोग होता है, वियोग का मतलब वो बाहर होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताता हूँ, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना धनायन कहलाता है, धनायन। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे Na के ऊपर होता है माइनस और यहाँ पे होता है प्लस। तो देखिए यहाँ पे माइनस कैसे और प्लस कैसे, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा होता क्या है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे Cl, तो Cl की जो ऑक्सीकरण संख्या होता है क्या होता है 2, 8 और कितना होता है 7। तो ये 8 पूरा होने के लिए क्या लेगा 1 लेगा, तो 1 लेगा, तो जिस कारण से इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों पे माइनस चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अधातु है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोडियम जो है यहाँ पे धातु है, तो धातु होने के साथ यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसका भी 11 होगा और 10 भी हो सकता है। तो 10 11 कब होगा, जब ये उदासीन रहेगा तब, और 10 कब होगा, जब ये धनात्मक रहेगा तब। जैसे कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण कितना है 1 है। अब यहाँ पे आता है ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो ये देखिए क्या होता है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया एक ही होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग हो और विपरीत ऋणात्मक तत्वों के साथ क्या हो, संयोग हो, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ वियोग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो, आदि क्रिया होती है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए Na है और यहाँ पे क्या है O2 है। मैं पहले ही बात कर रहा हूँ कि जब कोई भी धातु है और वो सिंगल फॉर्म में हो तो खुद को धातु क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। यहाँ पे Na है और यहाँ पे क्या है 2 है, सो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 होता है, फिलहाल यहाँ -2 होता है, तो यह माइनस प्लस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया कराया, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे सोडियम पे होता है +1 और ऑक्सीजन पे क्या होता है -2। तो यहाँ से अभिक्रिया कराया तो क्या हो गया, सबसे पहले धातु तो Na2O। ठीक है, तो ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, संयोग हुआ, तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ये दोनों धातु है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आया 2 आया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, जल बनाया। यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है और ये क्या है, अधातु है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। फिर आ जाते हैं अवकरण रासायनिक अभिक्रिया या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, वियोग होता है। वियोग का मतलब होता है अलगाव होना। ठीक है, जिसे मैं पढ़ देता हूँ लैंग्वेज के तौर पे क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो हाइड्रोजन के साथ क्या हो, संयोग हो और ऑक्सीजन के साथ क्या हो, वियोग हो। ठीक है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं थोड़ा ये भी पढ़ देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जुड़ना, ऑक्सीजन को क्या होगा, बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl -1 है, तो -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आप लेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, जल से भी क्रिया हाइड्रोजन से भी क्रिया किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो Cu है वो हाइड्रोजन से भी, यहाँ पे जो ये Cu है ये अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया। और ये जो क्या है हाइड्रोजन है, किससे अभिक्रिया किया, जल से निर्माण अभिक्रिया कर लिया। अब आगे देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कार्बन से, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और ये जो C है वो से अभिक्रिया किया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का त्याग होगा। क्या होगा, ऊष्मा का त्याग होगा। चलिए देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद
उत्पादक के साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संचालित करने के लिए जितनी ऊष्मा लगाई जाती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उससे ज़्यादा ही क्या होता है, निष्कर्षित होती है। ठीक है, माने बाहर निकलता है। ठीक है, निष्कर्षित होती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में ही ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लैंग्वेज में क्वेश्चन था। ठीक है, कई बार बोर्ड में पूछा है कि आग गर्म होते हैं क्यों। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आता हूँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम किसी पदार्थ को अभिक्रिया करें तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उस पदार्थ का जब निर्माण हो तो ठंडा फील हो। ठीक है, क्या हो, उसमें उस बाहर से ऊष्मा क्या कर ले ले। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब होता है सोखना। शोषी का मतलब क्या होता है, सोखना। सोखना। अब देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को संचालित करने के लिए उस क्या बोल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को संचालित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप लगाए गए ऊष्मा की उत्पत्ति ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में बाहर से ऊष्मा दिए। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस, तो 1000 डिग्री सेल्सियस दिए तो ये दो भाग में क्या हो गया, टूट गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या चीज, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब ये अभिक्रिया हुआ तो बाहर से ऊष्मा क्या किया, सोच लिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब आते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा जो डिफिनेशन है मैं एक शॉर्ट की में बनाया हूँ। जैसे कि कोई अगर बाई द वे बच्चा है और वो बड़ा लैंग्वेज याद नहीं करना चाहता है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्म है कि वो छोटा छोटा फार्मूला या डिफिनेशन कैसे याद रखेगा, जैसे एक लाइन में। तो देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको खुद याद करने होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप बाहर से ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे CH4, तो CH4 मीथेन है। ठीक है, ये जल है, ये अभिक्रिया के तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्लस क्या हुआ, हीट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो क्या भी कौन सी अभिक्रिया कराया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाया। अब देखिए विघटन अभिक्रिया। विघटन का मतलब होता है एक बड़ा सा टूटना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अब आगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक लैंग्वेज में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप कुछ निकाय तापमान घट जाती है। निकाय का तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वही अभिक्रिया, मतलब जैसे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जितनी ऊष्मा लगाया जाए वो सारा उसमें क्या कर ले, सोख ले। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे चलता हूँ संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, एक लाइन में। तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया क्या निर्माण किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कुछ क्या बना, कुछ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, मैं बैलेंस करने के लिए बताऊँगा। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए भी आता भी है एग्जाम में। देखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें एवं अभिकारक दो उत्पादकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल मैं पिछले वाला से लिया हूँ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक जो तत्व है, ठीक है, और एक यौगिक है, तो एक जो यौगिक है जो तत्व है वो अभिक्रिया करके वो पहले वाले धातु को बाहर कर देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन ऐसा अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब दूसरा चलता हूँ मैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो जब दो अभिकारक एक दूसरे के स्थान क्या परस्पर क्या कर ले, बदल लेते हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या करती है, कहलाती है। जैसे कि कैल्शियम कार्ब, यहाँ पे देखिए सोडियम NO3, तो यहाँ पे होगा AgCl। तो यहाँ पे क्या हुआ कि NO3 के साथ कौन अभिक्रिया किया, Ag, और यहाँ से किया A। ठीक है, तो यहाँ पे A बना लिया और यहाँ पे अभिक्रिया
क्लियर। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम धातु ही लिखेंगे। अब यहाँ पे उदासीन रासायनिक अभिक्रिया, तो उदासीन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब एक अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रबल दे रहा है, जैसे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों के बीच में जो फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है उसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं आगे चलूँ तो देखिए रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक और उत्पादों को जिन रासायनिक सूत्र या संकेत के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे देखिए Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, क्या होता है सोडियम, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, क्या होता है, क्लोरीन। तो देखिए तो यहाँ पे जैसे कि Na + Cl, तो अभिक्रिया क्या किया, तो क्या बनाया, NaCl बनाया। तो ये जो निरूपित किया गया है इस संकेत के रूप में किया गया है, क्या किया गया, संकेत के रूप में निरूपित किया गया है। और जब यहाँ पे मैं लिखूँ कि सोडियम प्लस क्लोरीन अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, अर्थात क्या बनाया, नमक का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन अगर इसे लैंग्वेज में लिखें कि जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण का निर्माण किया, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो रासायनिक समीकरण को 3 तरह से क्या किया जाता है, व्यक्त किए जाते हैं। जैसे या दूसरे डिफिनेशन में जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा एक थी है कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष दायां और दूसरा पक्ष क्या होता है, बायां होता है। दायां पक्ष में उत्पाद होते हैं और तथा बायां पक्ष में अभिकारक होते हैं। इन दोनों पक्षों के बीच में तीर का निशान क्या होता है, लगाया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने, अब रासायनिक समीकरण का प्रकार, तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, संकेतिक समीकरण, शब्द समीकरण और कथन समीकरण। तो देखिए संकेत समीकरण क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद को संकेत के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, संकेत समीकरण। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन जो अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, जैसे कि शब्द समीकरण। तो शब्द में यहाँ पे लैंग्वेज में डालना होगा, एक शब्द डालने होंगे। जैसे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पादों को शब्द के रूप में क्या किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ पे व्यक्त छूट गया है, लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो जल का निर्माण करता है। और कथन समीकरण क्या हो जाएगा, जैसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को कथन के रूप में क्या किया जाता है, उत्पाद और अभिकारक को कथन के रूप में क्या किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, उसे कथन समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है, तो ऐसे क्या बोलते हैं, कथन समीकरण कहते हैं। अब देखिए आगे जो क्या है कि रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक संतुलित होते हैं और एक क्या होते हैं, एक असंतुलित होते हैं। तो संतुलित क्या होते हैं, जैसे जिसमें अभिकारक उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, क्योंकि यहाँ से गुना हो जाएगा। यहाँ पे जिंक कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे देखिए 2, ये पूरा क्या है, 2। मैग्नीशियम कितने हैं, 2, क्लोरीन कितना है, 2 दूना 4, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा तो 4, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे Na कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, तो देखिए यहाँ पे 2। तो जिसमें अभिकारक उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे क्या बोला जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व और उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान ना हो, तो उसे क्या बोला जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लूँ, देखिए इसे दायां छोर है और ये मेरा क्या है, बायां छोर है, इसे बीच में तीर के निशान दिया गया है, जिसके यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4,
और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो क्या है भाई, असंतुलित है। यहाँ पे देखिए जिंक कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे देखिए सब 2 है, जबकि ये तो नहीं है। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी, अब थोड़ा सा मैं और चल देता हूँ थोड़ा सा, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दरअसल बहुत सारी विधियाँ होती, 5 विधियाँ होती है, लेकिन जनरली 10th क्लास में 3 विधियाँ ही पढ़ा जाता है। एक अनुमान विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि, और अगला तीसरा क्या है, आणविक विधि। तो हम लोग अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आणविक विधि उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन मैं 2-3 एग्जाम्पल इसमें भी करवा दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पढ़ेंगे। आज के क्लास इतना ही समाप्त करता हूँ।